ओके, तो टंग हम पढ़ रहे थे। टंग में क्या है कि टंग में है हैवी डिफ़िकल्ट स्पीच। हैवी मतलब कि टंग उसकी हैवी लगती है उसे। डिफ़िकल्ट स्पीच है मतलब बोलने में दिक्कत है। चिल्ड्रन स्लो इन लर्निंग टू वॉक, बच्चे जो हैं वो लेट चलना सीख रहे हैं, तो उसमें हम नेट्रोमेटिक हम सोच सकते हैं। उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन, सेंसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस, टॉन ब्लीडिंग, स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स, स्टूल ड्राई हार्ड, डिफ़िकल्ट क्रम्बलिंग, अमोनियम कार्ब, मैग एम, stitches in rectum, nitric acid, involuntary, knows not whether flatus or feces escape, allows, iode, muric acid, olein, पोइडोफाइलम। तो इसमें यह है कि कॉन्स्टिपेशन जो है नेट्रोमोर का, उसमें क्या होगा, उसमें सेंसेशन होगा जैसे कि एनस जो उसका कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, टॉर्न है, और ब्लीडिंग मतलब उसमें से ब्लड निकल रहा है। स्मार्टिंग आफ्टरवर्ड्स, स्मार्टिंग मतलब कि स्टिचिंग पेन, चुभने वाला पेन उसको फील होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनस के सेंसेशन के साथ। फिर है स्टूल जो होगा इसका ड्राई होगा, हार्ड होगा, डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, मुश्किल से होगा। एंड उसके बाद क्रम्बलिंग मतलब कि टुकड़े टुकड़े में होगा। इसमें हम अमोनियम कार्ब और मैग्नीशियम में सोच सकते हैं। उसके बाद है स्टिचेस इन रेक्टम, रेक्टम में उसको स्टिचेस मतलब स्टिचिंग पेन फील होगा, और इसमें निट्रिक एसिड भी है, ठीक है, मतलब निट्रिक एसिड जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है स्टिचेस इन रेक्टम के केस में। सबसे पहले हमें निट्रिक एसिड सोचना चाहिए जब भी स्टिचेस इन रेक्टम की बात आए, ठीक है। देन फिर हम ये सब नेट्रोमर वगैरह सोच सकते हैं। उसके बाद है इनवॉलंट्री होगा कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद इनवॉलंट्री नोज नॉट वेदर फ्लैटिस और फीसेस एस्केप। इसका मतलब ये है कि इनवॉलंट्री है इसका फीटस या फीटस कह रही हूँ, इनवॉलंट्री है इसका फ्लैटस या फीसिस का एस्केप होना, मतलब कि उसके कंट्रोल में नहीं है कि कब उसका फ्लैटस या कब उसका फीसिस एस्केप हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अलॉज में हमने पढ़ा था, ठीक है, आयोड में भी ऐसी है, म्यूरिक एसिड में भी ऐसी है, म्यूराटिक एसिड आई थिंक सो ये। उसके बाद ऑलिएंडर जो भी रेमेडी है इसमें भी वही है, पोडोफाइलम में भी यही है। फिर हम बात करते हैं यूरिन की। यूरिन इसमें क्या है, इनवॉलंट्री व्हेन वॉकिंग, कफिंग, लाफिंग, कॉस्टिकम, पल्स्टिला, स्किला, हैज़ टू वेट अ लॉन्ग वाइल फॉर यूरिन टू पास इफ अदर्स आर प्रेजेंट, हेपार, सल्फ म्यूरिक एसिड एंड कटिंग इन यूरेथ्रा आफ्टर सार्स। मतलब कि इसका जो यूरिन है वो इनवॉलंट्री होगा, मतलब इसके कंट्रोल में नहीं होगा। जब ये वॉक कर रहा है, जब कफ कर रहा है, जब लाफ कर रहा है, तो उसका यूरिन जो है पास आउट हो जा रहा है। ये हमें कॉस्टिकम, पर्स्टिला और स्किला में देखने को मिलेगा। हैज़ टू वेट अ लॉन्ग वाइल फॉर यूरिन टू पास इफ अदर्स आर प्रेजेंट। इसको बहुत लंबे के लिए वेट करना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए अगर दूसरे लोग प्रेजेंट हैं तो। ये हमें हेपार में भी और म्यूरिक एसिड में भी देखने को मिलता है। और उसको कटिंग फील होगा यूरेथ्रा में अपने, ठीक है, आफ्टर मतलब यूरिन पास होने के बाद उसको अपनी यूरेथ्रा में कटिंग वाला सेंसेशन होगा। ये हमें सार्स में भी देखने को मिलता है। फिर है सेमाइनल एमिशन सून आफ्टर क्वेश्चन विद इंक्रीज्ड डिजायर, वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स विद रिटार्टेड एमिशन ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, इंपॉर्टेंस, स्पाइनल इरिटेशन, पैरालिसिस आफ्टर सेक्सुअल एक्सरसाइज। मतलब एंटीमेटिकम में क्या होगा, सेमाइनल एमिशन होगा जब, तो क्या होगा कि सून आफ्टर क्वेश्चन, जैसे उसने क्वेश्चन किया मतलब कि इंटरकोर्स के, उसके बाद उसका सेमाइनल एमिशन हो जाएगा एंड साथ में उसको इंक्रीज डिज़ायर भी होगी और उसके ऑर्गन्स जो है वीक हो जाएंगे विद रिटार्डेड एमिशन ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस मतलब इंटरकोर्स के दौरान जो उसका एमिशन है वो रिटार्डेड होगा, मतलब रिटार्डेड मतलब हम समझ सकते हैं रेसिस्टेड होगा, ठीक है, और साथ में वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स होगा, इम्पोर्टेंस है। और उसके बाद स्पाइनल इरिटेशन देखने को मिलेगा। स्पाइनल इरिटेशन मतलब कि इसका जो स्पाइन है उसमें उसको दिक्कत होगी और पैरालिसिस होगा उसको सेमिनल एमिशन के बाद एंड आफ्टर सेक्सुअल एक्सरसाइज, और सेक्सुअल एक्सरसाइज के बाद इसको ये सब दिक्कत होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेसिंग पुशिंग टुवर्ड्स जेनिटल्स एवरी मॉर्निंग, मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्सिस, लिलियम टिग, म्यूरेक्स, सीपिया। कहने का मतलब ये है कि प्रेसिंग सेंसेशन होगा, उसको दबाव सा होगा, ठीक है, पुशिंग होगा टुवर्ड्स द जेनिटल्स एवरी मॉर्निंग, जब भी सुबह होता है तब, एंड उसको बैठना पड़ता है ताकि उसका प्रोलैप्सिस मतलब कि जो बाहर निकलना है यूट्रस का वो प्रिवेंट हो सके। ऐसा हमें एगैरिकस एगैरिकस नहीं है, आई मीन जैसे लिलियम टिग, म्यूरेक्स और सीपिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट विद अ वीक फेंट फीलिंग, एग्रेवेट लाइंग डाउन, लेकेसिस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो उसका हार्ट है उसमें फ्लटरिंग मतलब जैसे फड़फड़ाना हम जिसे बोलते हैं ना, वैसे उसको फील होगा, साथ में उसको वीक फेंट फीलिंग होगी एंड जो इसकी दिक्कत है वो ये वाली दिक्कत जो है फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट की वो एग्रीवेट करेगी जब वो लाई डाउन करेगा। ये हमें लेकासिस में भी देखने को मिलता है,
फिर हम देखते हैं द हार्ट्स पल्सेशन शेक द बॉडी, जो हार्ट की पल्सेशन है वो बॉडी को शेक करती हैं, ऐसा हमें स्पाइजुलिया में देखने को मिलेगा। उसके बाद है द हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड इन अ नर्सिंग वुमेन सीपिया फेस ऑयली शाइनी एज ए ग्रेस्ड PLB थोजा, जो उसका हेयर है वो फॉल आउट हो जाता है जब वो टच करता है, जैसे कि नर्सिंग वुमेन में होता है, नर्सिंग वुमेन मतलब ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन में होगा कि जैसे उसके हेयर टच किए तो वो गिर गए, तो वो झड़ गए, तो CPM में होगा। उसके अलावा ऑयली फेस होगा, शाइनी फेस होगा, जैसे कि ग्रीस लगाई हो, ये नाइट्रम मोड के साथ साथ हमें PLB एंड थूजा में देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर कॉज्ड बाय ऑफेंस एसिड फूड ब्रेड क्विनिन एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कॉटराइजेशन ऑफ ऑल काइंड्स विद सिल्वर नाइट्रेट ऑफ ग्रीफ फ्राइट वेक्सेशन मॉर्टिफिकेशन और रिजर्व डिस्प्लेजर स्टाफ, मतलब कि जब एंगर के बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि मतलब ऑफेंस की वजह से, ऑफेंस किसी ने उसको ऑफेंड किया तो उसकी वजह से गुस्सा आ रहा है उसको, उसका बैड इफेक्ट है, या एसिड फूड का बैड इफेक्ट है, क्वीन का बैड इफेक्ट है, एक्सेसिव सॉल्ट यूज़ किया उसका बैड इफेक्ट है, ठीक है, कॉटराइजेशन अगर हुआ है विद ऑल काइंड्स विद सिल्वर नाइट्रेट तो उसमें दिक्कत है। कॉटराइजेशन मतलब कि ना ऐसा होता है कि कॉटराइजेशन बेसिकली ये होता है क्या है कॉटराइजेशन, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी मेडिकल टेक्निक जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी या केमिकल्स का यूज़ करके उसके वूंड्स जो है उसको क्लोज करते हैं, उसे बोलते हैं, तो उससे उसको दिक्कत है तो नाइट्रोमर सोचेंगे। ऑफ ग्रीफ से दिक्कत है तो नाइट्रोमर सोचना है। फ्राइट वैक्सेशन मॉर्टिफिकेशन, फ्राइट डर की वजह से, वैक्सेशन मतलब फ्रस्ट्रेशन की वजह से, मॉर्टिफिकेशन मतलब एम्बेरसमेंट की वजह से या रिजर्व डिस्प्लेजर की वजह से अगर दिक्कत हो रही है तो हम नाइट्रोमेटिक सोचेंगे। इसके अलावा स्टाफ भी हम सोच सकते हैं। फिर है हैंग नेल्स, स्किन अराउंड द नेल्स ड्राई एंड क्रैक्ड, ग्राफ पैट, हर्पिस अबाउट एनस एंड ऑन बॉर्डर्स ऑफ हेयर एट नैप ऑफ नेक, इन बैंड ऑफ नीज हेपार एंड ग्राफ, मतलब हैंग नेल्स अगर है, मतलब कि हैंग नेल्स मतलब कि जो स्किन होती है ना हमारे नेल्स के आसपास की जो निकलने लगती है, तो अगर वो है, ठीक है, साथ में ड्राई एंड क्रैक्ड स्किन है तो हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। इसके अलावा ग्राफ और पैट भी सोच सकते हैं, ठीक है, उसके पैट का आई डोंट नो फुल फॉर्म, सो आगे मूव ऑन करते हैं। हर्पिस अगर है एनएस के अबाउट एंड बॉर्डर्स ऑफ हेयर के अबाउट, नेप ऑफ नेक में मतलब गर्दन पे, तो हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। लेकिन अगर हर्पिस है बैंड ऑफ नीज में तो हेपार एंड ग्राफ सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद ये है वॉट्स ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स, हो टू टच नेट कार, अगर वॉट्स है पाम्स ऑफ हैंड्स में जो कि टच करने पे पेनफुल फील होता है तो उसमें हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। इसके अलावा अगर वॉट्स है ऑन पाम्स ऑफ हैंड्स तो नाइट्रोमेटिक में सोचो। लेकिन अगर जो है वॉट्स है पाम्स ऑफ हैंड्स में वो सोर है टच करने पे, मतलब पेनफुल हो रहा है टच करने पे, तो नाइट्रम कार्ब सोचना है। फिर उसके बाद ड्रीम्स ऑफ रॉबर्स इन द हाउस एंड व्हेन वॉकिंग विल नॉट बिलीव टू द कॉन्ट्ररी एंटिल सर्च इज मेड सोलाइनम ऑफ बर्निंग थर्स्ट, मतलब ड्रीम्स है उसको रॉबर्स के अपने घर पे, एंड वो तब तक बिलीव नहीं करेगा कि उसके जब तक वो चेक ना कर ले चल के, ऐसा हमें सोलाइनम में भी देखने को मिलता है। और ड्रीम्स है बर्निंग थर्स्ट के, वो भी हमें और ड्रीम्स है बर्निंग थर्स्ट के तो उसमें हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। उसके बाद क्या है फीवर ब्लिस्टर्स लाइक पर्ल्स अबाउट द लिप्स, लिप्स ड्राई सोर एंड क्रैक्ड अल्सरेटेड नाइट्रिक एसिड, फीवर ब्लिस्टर्स अगर है मतलब फफोली जिसे बोलते हैं ना वो हैं, और जैसे कि उसको फील होगा कि लिप्स के अराउंड पर्ल्स है, ठीक है, और उसके बाद पर्ल्स उसके लिप्स के अराउंड, लिप्स जो है उसके ड्राई है, सोर है, पेनफुल है एंड क्रैक्ड है तो उसमें नाइट्रोमेटिक में सोचना है। अल्सरेटेड अगर है अल्सर से तो नाइट्रोमेटिक में सोचना है। इसके अलावा नाइट्रिक एसिड भी सोच सकते हैं। फिर हम बात करते हैं पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस अगर है हैमस्ट्रिंग्स का, ठीक है, मतलब कि दर्द हो रहा है उसको हैमस्ट्रिंग्स में कॉन्ट्रैक्शन वाला, तो है नाइट्रोमेटिक में सोचना है। इसके अलावा एम कॉस्ट एंड ये जो तीसरी रेमेडी है एक करके वो भी सोच सकते हैं। फिर है क्रेविंग फॉर सॉल्ट कैल्केरिया कॉस्टिकम ग्रेट एवर्जन टू ब्रेड, अगर सॉल्ट की बहुत क्रेविंग हो तो उसमें हम नाइट्रोमेटिक में सोच सकते हैं। और इसमें हमारे पास कैल्क और कॉस्ट भी है, ग्रेट एवर्जन टू ब्रेड, और ब्रेड से बहुत एवर्जन होता है तो उसमें नाइट्रोमेटिक में हमें सोचना है। फिर हम बात करते हैं एक्जिमा रॉ रेड इन्फ्लेम्ड स्पेशली इन एजेस ऑफ हेयर एग्रीवेट फ्रॉम ईटिंग टू मच सॉल्ट एट सी शोर और फ्रॉम ओशन वॉइज, अगर एक्जिमा है मान लो, ठीक है, और रॉ है, रॉ रेड मतलब कि क्या है, रॉ रेड मतलब कि फोरेड टाइप जो है वो है, ठीक है, इन्फ्लेम्ड है स्पेशली हेयर के एजेस में है, ठीक है, और जो एग्रीवेट करता है ज़्यादातर सॉल्ट खाने से या सी शोर पे होने से या ओशन वॉयज में जाने से, तो उसकी वजह से अगर हो रहा है एक्जिमा तो नाइट्रोमेटिक में सोचना है। इसके बाद अर्टिकेरिया है, छपाके है, मतलब अक्यूट है या फिर क्रॉनिक है तो उसमें नाइट्रोमेटिक हम देंगे। ओवर होल बॉडी है, पूरे बॉडी के ऊपर है, स्पेशली आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज, खास करके कोई एक्सरसाइज कर लिया वायलेंट उसके बाद है तो उसमें नाइट्रोमेटिक हम सोचेंगे। और इसमें हमें और कौन कौन सी रेमेडी हमें पता है, एपिस है, कैलेंडुला है, हेपार सल्फर सैनिकुला एंड
अर्ट करके कुछ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं intermittent paroxysm at 10 or 11 am, old chronic badly treated cases, especially after suppression by quinine, headache with unconsciousness during chill and heat, sweat and red pains। मतलब अगर बीच बीच में उसको फीवर आ रहे हैं, ठीक है, खास करके 10 या 11 am का अराउंड ओल्ड फीवर है, क्रॉनिक केस फीवर का, ऐसा केस जो बैडली ट्रीटेड है, ऐसे फीवर जो बैडली ट्रीटेड है, ठीक है, मतलब दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, स्पेशली अगर क्विनिन मतलब मलेरिया क्विनिन से सप्रेस किया गया, मतलब मलेरियल फीवर की बात करें, अगर वो सप्रेस किया गया है, वो ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, हेडेक है अगर, ठीक है, फीवर के टाइम पे, और साथ में अनकॉन्शियसनेस है उसमें, चिलिंग मतलब कि चिल एंड हीट स्टेज में वो अनकॉन्शियस है अगर, ठीक है, तो हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। और स्वेट एंड पेन्स में मतलब स्वेट की वजह से उसको पेन्स में आराम मिल रहा है, तो हम नाइट्रोमेटिक में सोचेंगे। फिर उसके बाद क्या है, रिलेशंस में देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोमेटिकम टू एपिस एक्ट्स वेल बिफोर एंड आफ्टर इट। एपिस से पहले भी अच्छे से काम करेगा और एपिस के बाद भी, एपिस के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोमेटिकम, ठीक है। नाइट्रोमेटिकम जो है वो क्रॉनिक इग्निशिया का, जो कि इसका वेजिटेबल एनालॉग है। एनालॉग मतलब कि ऐसी दो रेमेडीज़ जो कि सिमिलर सिम्टम शो करती हैं, बट उनका किंगडम अलग अलग है। जैसे नाइट्रोमेटिकम जो है वो केमिकल किंगडम का है और इग्निशिया वेजिटेबल किंगडम का है। इस फॉलोड बाय सीपिया एंड थूजा। नाइट्रोम्योर है वो फॉलोड होता है सही से किससे, सीपिया से एंड थूजा से। फिर कैनॉट ऑफन बी रिपीटेड इन क्रॉनिक केसेस विदाउट एन इंटरकरेंट कॉल फॉर बाय द सिम्टम्स, ठीक है। नाइट्रोमेटिकम जो होता है वो हम क्रॉनिक केसेस में रिपीट नहीं करते जब तक हमें कोई दूसरा सिम्टम नहीं दिखता। शुड नेवर बी गिवन ड्यूरिंग फीवर पैरोक्सिज्म, और ये फीवर पैरोक्सिज्म के दौरान नहीं देना चाहिए हम, ठीक है, मतलब कि जब फीवर आ रहा है ना उस टाइम नहीं देना है हमें, फीवर से पहले दे सकते हैं, फीवर जब आ रहा होता है उससे पहले, ठीक है, जैसे 10 या 11 AM पे फीवर आ रहा है तो उससे पहले दे सकते हैं, लेकिन उस दौरान नहीं देना। फिर है अगर वर्टाइगो एंड हेडेक जो है वो बहुत परसिस्टेंट है, या जिसको वीकनेस है और प्रोस्ट्रेशन भी प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर नाइट्रम नक्सुअल रिलीफ, मतलब नाइट्रम नाइट्रम देने के बाद अगर वर्टाइगो एंड हेडेक जो है वो परसिस्टेंट रह रहा है, या जो वीकनेस है उसका वो प्रोलॉन्ग्ड है, तो नाइट्रम के बाद नक्स देने से रिलीव हो जाएगा वो। एग्रीवेशन की बात करते हैं 10 और 11 AM एट द सी शोर और फ्रॉम सी एयर, हीट ऑफ सन और स्टोव, मेंटल एक्सर्शन, टॉकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लाइंग डाउन। एग्रीवेशन में क्या है कि 10 या 11 बजे उसको दिक्कत होगी, क्योंकि 10 से 11 बजे उसको इंटरमीडिएट फीवर वाला हमने देखा सिम्टम। उसके बाद सी शोर पे या फिर सी एयर से दिक्कत हो रही है, उसमें उसको एक्जिमा भी हो रहा है सी शोर पे जाने से। हीट ऑफ सन या स्टोव से दिक्कत है, मैंने बताया था समर कंप्लेंट्स है ना, तो उससे हीट ऑफ की समर कंप्लेंट्स में बच्चे इमेचुरेट हो जा रहे हैं, ठीक है, तो हीट ऑफ सन से इसको दिक्कत है, मतलब स्टोव से दिक्कत है, मेंटल एक्सर्शन से दिक्कत है, टॉकिंग से दिक्कत है, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, लाइंग डाउन से दिक्कत है, क्योंकि लाइंग डाउन से उसके हार्ट का जो फ्लटरिंग है वो खराब वो वर्स हो रहा है, एग्रेवेट हो रहा है। एम्यूनरेशन है इसको ओपन एयर में उसको आराम मिलता है, ओपन एयर में आराम मिलता है हमें, उसमें एपिस में, पल्सेटिला में और एलियम सेपा में आराम मिलता है ओपन एयर में, ठीक है। फिर कोल्ड बाथिंग से उसको आराम है, गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, बिना रेगुलर मील्स खाए उसको आराम है, लाइंग ऑन राइट साइड में लाई करने से आराम है, जैसे कि सल्फर को भी आराम था। और अगर पेनफुल साइड में लाई करने से आराम है तो ये ब्राइनिया है, इग्निशिया एंड पल्सेटिला है।